खालना की किडनैपिंग और मर्डर का दोषी ठहराया जाता, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। खालिस्तान मूवमेंट जो आपने अंदर से जिया। पंजाब में उन दिनों जो हालात थे उसका शायद वर्तमान पीढ़ी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मैंने पूरी ताकत लगा दी थी। दिमाग में हमेशा ये आइडिया जरूर आता था कि हम जा तो रहे हैं, पर क्या लौट के हम वापस आएंगे। अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। देश के प्रति निष्ठा और सरकार के प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दुबक के किनारे बैठ गया था। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालना का कभी नाम सुना? का ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा था, रोज उल्लंघन हो रहा था, निरीह लोग मारे जा रहे थे। असाधारण परिस्थितियां होती हैं, वहां फिर असाधारण तरीके अपनाने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। और हमारे साथ खास मेहमान हैं देश के वरिष्ठतम पूर्व आईपीएस, भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व यानी कि रिटायर्ड डीजी, महानिदेशक बीएसएफ। और पंजाब जब चरम पे था खालिस्तान मूवमेंट, उन पलों के हर पल की जानकारी करीब से, पुलिस, बॉर्डर, सीमा, अंदर बाहर क्या था पंजाब। और इस पे जिक्र करने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह साहब। सर, स्टेट पर हिंदी में संजीव चौहान के साथ सादर विनम्र स्वागत है। सर, पंजाब में जब खालिस्तान मूवमेंट चरम पे था, कितने मर गए, कितने मार दिए गए, कितने पकड़ लिए, पता नहीं था। केपीएस गिल साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप जेफ रिवेरो साहब, ये आपकी जो ट्रायंगल बना हुआ था, आप आईजी बीएसएफ थे, उसके बाद एडिशनल डीजी बीएसएफ भी आप रहे, क्योंकि पंजाब में उस जमाने में कोई जाने को तैयार नहीं था कि कौन अपनी गर्दन जाके दांव पे लगाए, कौन मौत के मुंह में घुसे। अब सतलज जो फिल्म है सर, वो फंस गई है सर। ओटीटी पे 3-4 साल बाद रिलीज हुई थी और 3 दिन बाद ही उसको हटा लिया गया है। क्या सतलज है सर? सतलज के बारे में आपने को सुना है अभी तक? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा। बता रहे हैं कि पंजाब मूवमेंट से जुड़ी हुई है वो सब, तो सर थोड़ा अगर जानकारी है तो बताएं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपने किस तरीके से पंजाब को 84, 85 और 90, 94 के दौर में जिया। देखिए, सतलज फिल्म के बारे में मुझे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। मीडिया में थोड़ा बहुत प्रकाशित हुआ है कि जी। सतलज के बारे में कुछ आतंकवाद के समय की घटनाओं का चित्रण किया गया है। और सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी एंगल से, उन्होंने, सरकार का ये कहना था कि शायद इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन है जो सुरक्षा की दृष्टि से दिखाना उचित नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। और उससे हो सकता है कि पुराने जख्मों को फिर से हवा मिले और लोगों में उत्तेजना बढ़े, इसलिए सरकार ने उसको कहा है कि इसको वापस ले लिया जाए। बस मैं इतना ही जानता हूँ, पर मैंने फिल्म नहीं देखी है, सीन नहीं देखे हैं, और सरकार के आदेश के औचित्य पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। प्रकाश सिंह साहब, मैं बताना चाहूंगा जो हम लोग को जानकारी है, एक पत्रकार होने के नाते, सतलज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालना की जिंदगी पर आधारित फिल्म है, जो कि 1984 से 1994 यानी कि 10 साल, एक दशक के बीच पंजाब में जो हजारों लाशों, लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की जांच की थी, वो इन्होंने की थी, खालना साहब ने। साल 1995 में उन्हें किडनैप कर लिया गया और उसके बाद उनकी डेड बॉडी नदी से बरामद की गई। 2005 में इसका फैसला आता है। पंजाब पुलिस के 4 अफसरों को खालना की किडनैपिंग और मर्डर का दोषी ठहराया जाता है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और इस किडनैपिंग के आधार पर ही इसी की कहानी लेके बनाई गई है सतलज। 3-4 साल के इंतजार के बाद फाइनली 3 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज किया गया था। और रिलीज होने के 2-3 दिन के अंदर ही इसको हटा लिया गया है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिन लोगों ने पिक्चर बनाई है ये सतलज, उन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, वो फंस गई थी, कुछ शॉर्ट सीन्स हटाने को कहा था, उन्होंने नहीं हटाए। और सतलज के मेकर्स ने 2022 में जो ओरिजिनल टाइटल था पंजाब 95, वो सर सेंसर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, और उसी को पंजाब 95 का जो टाइटल है वो हटा के अब सतलज करके, बिना 127 कट्स जो कि सीबीएफसी ने सुझाए थे, वो हटाए, काटे, चालू कर दी गई है। सर क्या था 84, 85, 90 और 94 का, 95 का पंजाब खालिस्तान मूवमेंट जो आपने अंदर से जिया? केपीएस गिल साहब के बारे में सर कहा जाता है कि अगर वो नहीं होते वहां, तो शायद कुछ और ही दशा और दिशा होती पंजाब और भारत की उस खालिस्तान मूवमेंट में। देखिए, पंजाब में उन दिनों जो हालात थे उसका शायद वर्तमान पीढ़ी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती।
हालात बहुत बुरे थे, बहुत संगीन थे और भयावह थे। और उस समय भारत के लिए अंतरिक्ष सुरक्षा की ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सबसे बड़ी चुनौती तो और मतलब नक्सलाइट मूवमेंट भी बाद में हो गई। पर जो पंजाब में जो भयावह स्थिति थी उसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते। और उसकी किसी और एजिटेशन से या रेबेलियन से या इंसर्जेंसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं खुद समझता हूँ, और एक्सपर्ट्स की भी ये टिप्पणी है कि दुनिया के सबसे भयंकर आतंकवादी मूवमेंट्स में पंजाब का खालिस्तान मूवमेंट जो था वो उसकी गणना की जा सकती है। भयावह इतना था, देखिए, कि मैं खुद पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मैंने पूरी ताकत लगा दी थी कि भाई पाकिस्तान से आवागमन कम हो, और आंतरिक सुरक्षा में हमको जो जिम्मेदारी दी गई थी वहां भी हम लोग जी जान से काम कर रहे थे। परंतु एज इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ मुझको खुद कभी कभी ये लगता था, मैं जब मतलब जब चिंतन करता था, आसमान की तरफ देखता था, तो अपने आप से ही पूछता था, भगवान से पूछता था कि भगवान, हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, पर क्या हम इस प्रदेश को भारत से जोड़े रख पाएंगे या ये टूट जाएगा। मुझे मतलब मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि इतनी करीब 30 करीब बटालियंस थी हमारे। और सब बटालियन के मैं जवान, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि पूरी जी जान से ड्यूटी दे रहे थे। पर ऐसा है कि हर चप्पे चप्पे पे तो आदमी ड्यूटी नहीं दे सकता, और सीमा की सुरक्षा में ये था कि भाई हम मतलब हमेशा दो नाकों के बीच में फासला होता है। और रात के अंधेरे में उन दोनों फेंसिंग थी नहीं, लोग निकल जाते थे, चले आते थे हम लोग को चकमा देकर। और अगर कहीं अगर आमना सामना हो गया तो गोली चलाते हुए कुछ लोग, कुछ मारे गए, कुछ निकल गए, इस तरह हो जाता था। तो वो स्थिति, अच्छा, मैं मुझे याद है जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जालंधर का के एक कैंपस था, बड़ा वेल डिफेंडेड कैंपस था, उसी में हम लोग रहते थे। जब मैं कैंपस से बाहर निकलता था कि अब मैं दौरे पे जा रहा हूँ, 1 दिन या 2 दिन बाद लौटूंगा, तो एक बार दिमाग में हमेशा ये आइडिया जरूर आता था, अगर एक क्षण के लिए ही हो, ये ख्याल आता था कि कहीं कि हम जा तो रहे हैं, पर क्या लौट के हम वापस आएंगे, या कहीं हमारा भी कुछ हो जाएगा, बाल बच्चों को मतलब अपनी पत्नी से शाम को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस तरह का ख्याल दिमाग में आता था। पर यह है कि अब कर्तव्य करना है, और ठीक है, जो जान जोखिम है उसमें डालते हुए अपना कर्तव्य तो करना ही करना है। जो होगा ईश्वर ईश्वर की मर्जी से होगा। तो इस स्थिति बहुत ही ज्यादा भयंकर थी। और पंजाब में मतलब उस समय के अखबारों की टिप्पणी मैं कुछ कोट कर रहा हूँ, वो ऑथर का नाम नहीं याद है, सारे सरकारी विभाग लकवा मार गया था, सारे सरकारी विभागों को। केवल पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल, और बाद में इंडियन आर्मी, बस यही यही लोग थे जो अपने सरकार के अपने मतलब देश के प्रति निष्ठा और सरकार के प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। बाकी क्या वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, क्या वो आर्थिक कोई डिपार्टमेंट हो, या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हो, या कनाल डिपार्टमेंट हो, और तो और छोड़िए, जुडिशियल डिपार्टमेंट को भी कह दो, जुडिशरी भी निष्क्रिय हो गई थी। जुडिशरी की हालत ये थी कि जुडिशरी के सामने जब कोई मामला आता था किसी को जमानत देने का, आतंकवादी को, तो वहीं आतंकवादी के समर्थक खड़े रहते थे और इशारे इशारे में कह देते थे कि अगर तुमने इसको जमानत नहीं दी तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी भी जान हम ले लेंगे। जुडिशरी भी निष्क्रिय हो गई थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दुबक के किनारे बैठ गया था। कोई पूछने वाला नहीं था कहाँ डेवलपमेंट होना है, या कहाँ खेती बाड़ी देखना है, या किसानों को कुछ चाहिए, कुछ नहीं, सब लोग अपने घोंसले में घुस गए थे। खाली पुलिस और सुरक्षा बल और इंडियन आर्मी ही फील्ड में थी और दिखती थी, सक्रिय दिखती थी। ये थी उस समय की स्थिति। तो मतलब शेखर गुप्ता ने एक आर्टिकल में ये लिखा है कि ये जो लोग बहुत ह्यूमन राइट्स, ये शेखर गुप्ता की आर्टिकल है जो मैंने अपने किताब में भी कोट की है। उन्होंने लिखा है कि ये लोग जो ह्यूमन राइट्स का बहुत भोंपू बजाते हैं, ये लोग उस समय कहाँ थे, उस समय कहाँ थे जब जनता आतंकित थी। एक पब्लिक, एक साधारण आदमी का ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा था, रोज उल्लंघन हो रहा था, पूरी जनता के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा था, और निरीह लोग मारे जा रहे थे। कोई मतलब कोई ये नहीं कि कोई दोषी मारा जा रहा था, सब कोई जनता का कोई भी आदमी मारा जा सकता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस मारा जा सकता है, डीआईजी के ऊपर गोली चलाई जा सकती है, आईजी मिस्टर मिस्टर रिबेरो थे, उनके उनके जानलेवा का प्रयास हो रहा था। ये ह्यूमन राइट्स वाले उस समय कहाँ थे? ये खुद भी दुबके हुए किसी बिल में बैठे हुए थे।
और जब ये सब आतंक की लड़ाई जब खत्म हो गई, तब ये लोग अपने बिल से बाहर निकल के और अपना ह्यूमन राइट्स का राग अलाप रहे हैं, और यहाँ ये ह्यूमन राइट्स का। अरे जब लड़ाई थी तो आपने क्या योगदान किया? तो ठीक है, कुछ चीजें ऐसे नियम से तोड़कर काम हुआ, पर यह है कि उन विषय, जैसा मैं कहूंगा कि जो असाधारण परिस्थितियां होती हैं, वहां फिर असाधारण तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप अगर आप नॉर्मल तरीके से। जी। कौशिक आप कुछ साहब, कह रहे आप हैं? डीजीपी यूपी भी रहे, आसाम भी रहे, डीजीबीएसएफ भी रहे, आईजीबीएसएफ पंजाब में रहते और एडिशनल डीजीबीएसएफ पंजाब में रहते हुए किस साल से किस साल तक रहे? और आपने सर जो अपनी आंखों से देखा था, और केपीएस गिल और आपका टाई अप, रिवेरा साहब का टाई अप, इसके बारे में जानना चाहेगी आज की पीढ़ी जिसको पता ठीक ही है। नहीं है, सब हवा में उछल रहा है, कुछ नहीं पता ठीक है। है। मैं तो 1987 से 1991 तक था। और असलियत यह है कि अब आमतौर पे 2 साल का टेन्योर होना चाहिए था, पर कोई आने को तैयार नहीं था। और प्रकाश सिंह ये कभी नहीं कहते थे कि मुझे हटा लो, क्योंकि लोग ये न समझे कि मैं डर गया या मैं घबरा रहा हूँ। तो भाई, जब ये तो आपको मालूम है मेरा कितना टेन्योर है, और मेरा टाइम पूरा हो गया वापस। पर 2 साल के बाद 3 साल भी गुजर गया, 4 साल भी गुजर गया, तब भी नहीं हटाया गया। और फिर भाई प्रमोशन देना हुआ तो वहीं प्रमोशन भी दे दिया। ठीक है, मैं अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जब देश के लिए लड़ाई जब लड़ रहा हूँ, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। बाद में ऐसा हुआ कि इनको असम के लिए किसी ऐसे डीजीपी की जरूरत हुई जो नॉन एसएमईज हो, आसाम कार्टर का ना हो, और जिसको आतंकवाद का अनुभव हो, क्योंकि उल्फा की उनको ठुकाई करनी थी। तो जब उनको ऐसे डीजीपी की जरूरत हुई, तो उनकी उनकी चॉइस ये हो कि भाई प्रकाश सिंह को 4 साल हो भी गया है, और यहाँ भी उल्फा की ठुकाई करनी है, यहाँ उनको आतंकवाद का अनुभव है, तब मुझे हटाया गया। तब मेरा ट्रांसफर हुआ, हटाया गया, ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर के समय ये कह दिया गया कि भाई आपको हम इतने समय के लिए इस काम के लिए भेज रहे हैं, ये काम पूरा कर लीजिए, उसके बाद वापस हम केंद्र में बुला लेंगे। का सिंह तो साहब, ये ह्यूमन था राइट्स मेरा। एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालला की जिंदगी में जो सतलज फिल्म बनी है, क्या आपने इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालला का कभी नाम सुना? आप तो बहुत पुराने आईपीएस ऑफिसर हैं, नहीं पब्लिक से जुड़े रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो नाम नहीं सुना। और ये मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स की जो एक्टिविटी हुई है, वो मेरे वहां से चले आने के बाद हुई है। मैं जब तक वहां था 1991 तक, तब तक आतंकवाद एकदम ढलान पे आ गया था, और ये था कि अब हम लोग इस पे कंट्रोल कर लेंगे। पर ह्यूमन राइट्स की जो एक्टिविटी हुई है, और जिसमें एक सुप्रिटेंडेंट पुलिस, आपको याद होगा, उनके ऊपर इतने आरोप लगे थे, और चूंकि आरोप उनके हिसाब से उनके अंतरात्मा को इतना क्लेश हुआ कि उन्होंने जाकर सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद गिल साहब ने एक आर्टिकल लिखी थी कि इस ऐसे देश में जहाँ के लोग इतने बुजदिल हों कि मतलब अपने उन बहादुरों के प्रति, उनको बजाय सुरक्षा प्रदान करने के, उनको सम्मान प्रदान करने के, उनको उनको मेडल देने के, मतलब उस आदमी को इतना कष्ट पहुंचाते हैं कि वो एक सुप्रीम पुलिस जिसने जिसने आतंकवाद के खिलाफ खुलेआम लड़ाई लड़ी थी, वो आत्महत्या कर लेता है। तो गिल साहब ने इस पे एक बड़ी मतलब ऐसी हृदय को दिल को छू देने वाली एक कविता लिखी थी, और एक आर्टिकल भी लिखा था। सर, और केपीएस गिल साहब, केपीएस गिल साहब के बारे में कहा जाता है कि अगर वो पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के दौरान ना पहुंचे होते तो पंजाब हाथ से निकल गया था। कितनी सच्चाई है, क्या देखते हैं, किस नजर से, क्या सर थोड़ा सा ऐसा देखिए क्या जिन्न था उनके देखिए पास? देखिए पंजाब में जो उन्होंने नेतृत्व दिया, एक जैसे बहादुर अफसर का जो नेतृत्व होता है, उस तरह का नेतृत्व उन्होंने दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जितनी बहादुरी उन्होंने दिखाई, देश के प्रति उन्होंने जो निष्ठा दिखाई, और जो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स उन्होंने पंजाब पुलिस, और इसमें कोई संदेह नहीं कि काबू करने में सफलता प्राप्त की। ये दूसरी बात है कि मतलब ये साथ ही साथ ये भी मानना पड़ेगा कि बाकी सीमा, मतलब जैसे सीमा सुरक्षा बल का है, अगर हमने सीमाओं की सुरक्षा जिस तरह से हमने सुदृढ़ की, वो न की होती, तो मेरा ये कहना है, और इससे मिस्टर बी रमन, एक बड़े इंडिया के बड़े फेमस इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, वो भी सहमत हुए थे कि सीमाओं की सुरक्षा जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल ने की उस समय, मेरे समय में, अगर वो नहीं होती तो शायद आतंकवाद 10 साल और चलता। क्योंकि देखिए समस्या क्या थी। आपने ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए आपने 10 आदमी मारा, वो 10 आदमी पाकिस्तान से ट्रेन होके फिर आ गए। तो मतलब यह है कि आप एक स्थान, जिसे कहते हैं जंपिंग ऑन द स्पॉट, रनिंग ऑन द स्पॉट, आप मारते जा रहे हैं, उधर से पूर्ति होती जा रही है मैन पावर की, ट्रेंड मैन पावर की। फिर हमने सीमाओं की सुरक्षा ऐसी की, बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग का प्रोजेक्ट रखा, बॉर्डर सिक्योरिटी लाइटिंग का प्रोजेक्ट रखा, बॉर्डर ट्रैक्स बनवाने का, ऑब्जर्वेशन टावर्स का, इसको जिसको पंजाब एक्शन प्लान कहते हैं,
ये चिदम्बरम साहब के नेतृत्व में पंजाब ने एक्शन प्लान बना, और इस एक्शन प्लान का नतीजा ये हुआ कि आतंकवादी न तो पंजाब से पाकिस्तान जा पा रहे थे, और न अगर पाकिस्तान चले गए तो लौट नहीं आ रहे, लौटना उनके लिए मुश्किल था। ऐसा नहीं कि एकदम शून्य हो गई थी ट्रैफिक, पर यह था कि अभी 10 आदमी जाते थे तो 9 आदमी वापस आ जाते थे, या 11 आदमी भी वापस आ जाते थे। अब ये होगा कि 10 आदमी गए तो शायद एक या दो वापस आएगा, बाकी बाकी के लिए रास्ता बंद है। और ये हमें जो इंटरसेप्ट, मतलब जो चिट्ठियां हम पकड़ लेते थे, उन चिट्ठियों में ये लिखा मिला कि भाई अब बॉर्डर पार करना बहुत मुश्किल हो गया, जान का खतरा है। ये वसंत सिंह जफरवाल को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ थे। उसमें इस बात का उल्लेख है कि बॉर्डर को पार करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सीमा सुरक्षा बल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इंडियन आर्मी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जब इंडियन आर्मी भारी संख्या में जब इंडक्ट की गई थी, ऑपरेशन रक्षक 1 और ऑपरेशन रक्षक 2 चला था, तो उससे भी आतंकवाद के दमन में भाई भाई बहुत मदद मिली थी। प्रकाश सिंह साहब, केपीएस गिल अगर ना होते पंजाब में उस दौरान, उस मूवमेंट में, जब खालिस्तान की मांग चल रही थी और पंजाब जल रहा था, सब फेल हो गए थे, सरकारी अमला जो था पंजाब को बिक गया था, बिल्कुल नपुंसक हो गया था अगर मैं इस्तेमाल करूं तो, सिवाय पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी और पुलिस के पंजाब के, और बीएसएफ जैसे आप जैसे फोर्स आपकी। तो सर, केपीएस गिल का सब्स्टिट्यूट क्या था, और कोई दूसरा, या केपीएस गिल ना गए होते तब क्या होता पंजाब का चेहरा? देखिए देखिए बहुत सारी चीजें जो होती हैं जीवन में, वो सब ईश्वरीय इच्छा से संचालित होती हैं। और ईश्वर की ये मर्जी नहीं थी कि खालिस्तान टूटे। ईश्वर भारत को अपने इसी अखंड रूप में ही रखना चाहता था, इसलिए उसने केपीएस गिल को भेजा। अगर केपीएस गिल नहीं जाते तो मैं, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में बहादुर अफसरों की कमी है, कोई और आ जाता और इस बोझे को संभालता और कुशलता से नेतृत्व करता। पर पर ये बात तो एक थ्योरेटिकल बात है, हाइपोथेटिकल बात है। मैं कहूँगा केपीएस गिल की जब हम बात करते हैं तो उनको पूरा श्रेय मिलना चाहिए। और मुझे इस बात का अफसोस है, और शायद बहुत से और लोगों को भी अफसोस है, कि उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए था, जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था अपने काम के लिए, वो नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से पद्मश्री सर, मतलब दिया ने। पद्मश्री तो सभी को, बहुत लोगों को मिल जाता है। और मतलब उनको, मतलब कोई और बड़ा ओहदा देते, या जैसे रिबेरो साहब को उन्होंने सम्मान किया, उस तरह से सम्मान इनको नहीं मिला। ऐसे पुलिस अफसरों को सामान्यतः, मतलब भले वो जान खेलते हों और खतरे का सामना रोज करते हों, पुलिस अफसरों को सम्मान देने में सरकार हमेशा बड़ी कुताही करती है, या संकोच करती है, या कंजूसी करती है। प्रकाश सिंह साहब, केपीएस गिल साहब के बारे में वाकई में बहादुरी का काम किया, और वो वन मैन आर्मी थे, रोको टोको और ठोको। हम्म। 1984 से 95 तक, जब तक खालिस्तान मूवमेंट चालू रहा और जब तक वो रहे वहां, तब तक यही था, रोको टोको ठोको। ये देश को बचा गया खंडित होने से। पंजाब आज भी भारत का हिस्सा है। दुश्मनों की हर साजिश नाकाम हो गई, लेकिन कुछ लोग जो विरोधी तत्व हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वहां निर्दोषों को भी आतंकवादियों को कुचलने के नाम पे मारा, और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में ट्रकों में लाशें भर के गई। अब ये सब देखिए एग्जैजरेशन है। मैं ये तो डिनाई नहीं करूंगा कि कुछ हो सकता है, कुछ आदमी, गलत आदमी भी मारे गए हों। देखिए गेहूं के साथ घून में पिस जाता है, जैसा कहा जाता है। तो जब इतनी बड़ी लड़ाई होती है और इतना, मतलब स्टेट वाइड रिबेलियन है, और उसको आप कुचल रहे हैं, तो बहुत से ऐसे काम उन्होंने किए जिसको आप बहुत, मतलब अगर आप कानून कानून के बहुत ज्यादा कानूनची हो जाइएगा तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पर सवाल है कि उन परिस्थितियों में और कोई विकल्प था नहीं। कुछ कुछ मतलब सख्त अनकन्वेंशनल तरीकों का अपनाना एक एक बाध्यता थी, देश को बचाना सर्वोपरि था। और उसके लिए कुछ कुर्बानियां अगर हो जाती हैं तो ठीक है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि कुछ तो मैलाफाइडी एक्शन हुआ पंजाब पुलिस द्वारा, और जो मैलाफाइडी एक्शन हुआ उसके खिलाफ, जो मैलाफाइडी जानबूझकर हुआ है, वो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पर वो सिलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। पर जिस आदमी ने सही नीयत से काम किया हो, देश को बचाने के लिए काम किया हो, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए काम किया हो, और खतरा लेके काम किया हो, उससे अगर उस काम करने के दौरान कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। आप केपीएस गिल साहब का जिक्र कर रहे हैं, मतलब उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं?
हाँ, केपीएस गिल के बारे में भी यही है, क्योंकि केपीएस गिल की नीयत तो यही थी, देश की एकता को बनाए रखना, खालिस्तान मूवमेंट को हराना। खाली ये सवाल केवल खालिस्तान मूवमेंट को हराने की बात नहीं थी, ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश को हमने निष्फल की, मतलब उसको निष्फल किया। पाकिस्तान, ये देखिए, पंजाब में जो आतंकवाद को इतना बल मिला, वो कैसे मिला? पंजाब में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जितना हथियार दे सकते थे वो दिया उन्होंने, जितना एमिनेशन दे सकते थे वो दिया उन्होंने, जितना विस्फोटक दे सकते थे उन्होंने दिया, जितनी ट्रेनिंग दे सकते थे दिया, जितना शरण स्थली बना सकते थे उतना दिया। हर तरह से उन्होंने मदद की है जो तो सर, सिख आपकी बातचीत आतंकवादियों से को। तो प्रकाश सिंह साहब ये लग रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट जो था, वो जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे सिख एक धड़ा, उसकी उतनी जबरदस्त डिमांड नहीं थी जितनी कि पाकिस्तान खालिस्तान बनवाना चाह रहा था। पाकिस्तान मतलब इसको कैश करना चाह रहा था, जो हुकूमत ने नहीं पाकिस्तान होने दिया। पूरी पाकिस्तान बिल्कुल, उसने सोचा था कि ये अच्छा मौका है, हम पंजाब को तोड़ देंगे। 1971 में उन्होंने हमारा बांग्लादेश तोड़ा था, हम आज 1984, 85, 86 में हम इनका पंजाब तोड़ देंगे। ये उनका खेल था। वो तो हमें टिट फॉर टैट और उसका बांग्लादेश का के लिबरेशन का बदला लेना चाहते थे। सर उन्होंने केपीएस अपने पूरी देश सर सर पूरी देश की ताकत झोंक दी थी। केपीएस गिल साहब के बारे में सर जो चीजें बात हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सर ये भी आया था कि पंजाब पुलिस इतनी निरंकुश हो गई थी उस खालिस्तान मूवमेंट को कुचलने के लिए, कि पैसा कमाने की जो दुकान खोली वहां पे, घरों से इनोसेंट 15 साल, 18 साल, 20 साल के युवा सिखों को पकड़ के लाते थे, घर में थे, उनका कोई दूर दूर तक नहीं था। पैसे दो तो जान बच जाएगी, नहीं तो अगले दिन लाश मिल रही थी सर। क्या सर इसमें आपने सुना ये सब चीजें, क्योंकि आप बहुत करीब से जुड़े रहे हैं। देखिए, इस इन बातों में कुछ तथ्य हो सकता है, पर इसको बहुत एग्जैजरेट करके ये बातें फैलाई जा रही हैं। और मैं कहता हूँ, जिस आदमी ने मैलाफाइडी एक्शन लिया हो, मैलाफाइडी बदयांती से काम किया हो, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कोई कोई तरह नहीं है। परंतु जिस आदमी ने बोनाफाइडी देश की एकता और देश की सत्ता को बचाए रखने के लिए लड़ाई की, संघर्ष पूरा किया, और उस दौरान मतलब कार्रवाई अगर उससे हो जाती है, कुछ गलत भी हो जाता है, तो उसको हमेशा उसको डिफेंड करना पड़ेगा। सर आपकी कुछ नीयत क्या आपने थी ये देखना। जी सर प्लीज, आप कंटिन्यू कर दें हाँ, सर मैंने प्लीज। कहा आदमी की नीयत देखना पड़ेगी। मैं तो बीएसएफ के जवानों को जब संबोधित करता था तो हमेशा ये कहता था, देखो, बुलंदी से सीना तान के शेर की तरह लड़ो, बहादुरी से लड़ो। और जब भी तुम अच्छी नीयत से काम करोगे, अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो मैं तुमको डिफेंड करूंगा। परंतु अगर तुमने बदयांती से किसी को कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, किसी औरत की बेइज्जती की, किसी का वो जो होता है, तलाशी के दौरान कहीं गहना उठा लिया, रुपया उठा लिया, इस तरह के काम अगर तुमने किए, तो सरकार तो बाद में एक्शन लेगी, पहले एक्शन मैं लूंगा। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता था। तो इसलिए जवानों को इस बात का इत्मीनान था कि अगर हमारी नीयत सही है तो सर हमको डिफेंड करेंगे, और अब वो मैंने ऐसा प्रकाश सिंह साहब, ना खालिस्तान बचा है, ना खालिस्तान बन पाया, ना खालिस्तान समर्थक बचे, नेस्तनाबूद हो गए, तबाह हो गए साहब। इसके बाद सतलज जैसी, है ना, जो पंजाब 95 के नाम से आ रही थी ये फिल्म सतलज, 4 साल बाद या फिर 95 के बाद अब 2026 में लाके जुलाई में क्यों पटक दी गई? क्या मकसद रहा होगा? क्या अभी ये आग सुलग रही है कहीं अंदर ही अंदर? नहीं, आग देखिए, कुछ चिनगारी तो है अभी। और पंजाब में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और ऐसी फिल्में जो हैं उस चिनगारी को हवा देंगे, आग और फिर से भभकेगी। तो मैं समझता हूँ सरकार ने जो इस पे अंकुश लगाया है वो सही है। ये लोग फिल्म बनाते हैं एक एक दृष्टिकोण लेकर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो दृष्टिकोण एकदम गलत है, पर उस दृष्टिकोण को इतना ज्यादा बढ़ाना, और आतंकवाद का जो असली चेहरा है वो तो किसी ने दिखाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान का जितना ठीक है, धुरंधर फिल्म में कुछ और चीजें दिखाई गई हैं, पर पंजाब में पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट था, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान स्टेट, और मतलब एक देश पूरी अपनी ताकत झोंक दे, अपने उनकी फौज, उनकी पुलिस, उनके उनके सब जितना सपोर्ट स्ट्रक्चर है सारा खालिस्तान को सपोर्ट करता है, इसके बारे में आज तक कोई फिल्म नहीं बनाई, किसी ने बनाने की नहीं सोची। और हम पाकिस्तान के जो आईएसआई के कारनामे हैं उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उसके बारे में किसी ने फिल्म नहीं बनाई। पर यह है कि ये ह्यूमन राइट्स का एंगल लेके हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, और इसका परिणाम, इस फिल्म का परिणाम क्या होगा, हमें ये सोचना पड़ेगा। अगर लोगों की भावना
फिर से उत्तेजित होती है और सरकार के खिलाफ और सरकार और पंजाब पुलिस के खिलाफ विद्वेष की भावना होती है, तो मैं समझता हूँ ऐसी फिल्म को दिखाया जाना उचित नहीं है। सर दिलजीत दोसांझ की पंजाब 95 इस फिल्म का नाम बदल के सतलज के नाम से अब 4 साल 3 साल बाद ले आने की कोशिश नहीं बल्कि ले आई गई, वो तो हुकूमत ने एकदम सतर्क थी और रोक दिया। कुछ ना कुछ हम्म। तो सर मंशा गलत रही थी कि नाम बदल के दोबारा वो 127 कट जो बताए थे लगाने के लिए कि आप ये सीन हटाइए, बिना उनको हटाए सिर्फ नाम बदल के, कहीं ना कहीं सर मंशा मैली रही होगी। ये तो आप मानते हैं सर, ये तो तय हो गया है इस बात से। अब देखिए, इस फिल्म को दिखाने में मैं तो, मेरे ख्याल से इस फिल्म को नहीं दिखाया जाना चाहिए। मैंने जो कुछ पढ़ा है, मैंने फिल्म नहीं देखी है, पर कोई ऐसी फिल्म दिखाई जाए जिससे कि पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएं, पुराने कंट्रोवर्सीज जो दब चुकी हैं वो फिर से खड़ी हो जाएं। ये जनहित में नहीं है ये, मेरे ख्याल में। और पंजाब में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। क्रिमिनल्स और आतंकवादियों के बारे में जो नेक्सस हो गया वो बड़ा खतरनाक है। और अभी भी पाकिस्तान से ड्रग्स का और हथियारों का बराबर डेली कोई दिन शायद ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई ना कोई ड्रोन या तो ड्रग गिरा दे जाता है या हथियार गिरा जाता है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, उस समय ऐसी चीज को पब्लिसिटी देना मेरे ख्याल में उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह साहब, स्टेट में हिंदी संजीव चौहान के लिए बात करने के लिए। सतलज क्यों रोक दी गई होगी और क्यों दोबारा इसको पंजाब 95 का नाम बदल के सतलज के नाम से ओटीटी पे लॉन्च किया गया, फायर किया गया कि चलाइए आप इसको, कहीं ना कहीं मंशा मैली रही होगी और सरकार ने जो कहा रोका वो ठीक कहा, वरना फिर कहीं ना कहीं चिंगारी भीषण आग का रूप ले सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।